हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विनोद कुमार बोरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट ये है भाई कि आर्टिकल पब्लिश हुआ कि बेसिकली हाउ मच मनी शुड डेवलप्ड नेशन पे फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए क्लाइमेट एक्शन। और अगर मैं आपसे कहूं तो UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन का वो फ्रेमवर्क जो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, इस फ्रेमवर्क ने जो नंबर दिया है डियर, आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यू आर लाइक के इतना बड़ा नंबर, इतना सारा अमाउंट डेवलप्ड नेशन को पे करना चाहिए डेवलपिंग नेशन को, या प्रोवाइड करना चाहिए डेवलपिंग नेशन को, और वो नंबर है नियर अबाउट 6 ट्रिलियन US डॉलर। आई थिंक यू कैन इमेजिन कि ये अमाउंट कितना बड़ा है। 6 ट्रिलियन US डॉलर ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, इंडिया की टोटल GDP से ज्यादा है। अंदाज अगर आपको लगाना हो तो यह संख्या जो है इंडिया की टोटल GDP से ज्यादा है। आप इस चीज को समझें कि इतना सारा अमाउंट क्यों UNFCCC ये कहता है कि पे करना चाहिए डेवलप्ड नेशन को, अर्थात विकसित देशों को, विकासशील देशों को। यानी कि विकसित देश पैसा दें विकासशील देशों को इस क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। और यह एक बड़ा प्रश्न है। आगे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा आपके साथ करूंगा भाई कि ये जो पूरी डीलिंग है, जो पूरा आर्टिकल है, किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है चीजों को। पर आगे जाने से पहले आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझाता हूं कि एग्जैक्टली ये गेम है क्या। 5 मिनट लगेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई यहां दो जो है वो लोग हैं, फाइन, यहां दो बच्चे हैं और ये एक नाव में सफर कर रहे हैं, और ये जो नाव है ये ट्रैवल करते हुए समुद्र में बीच में कहीं ट्रैवल कर रही है, और इन दोनों में से किसी एक ने इस नाव में छेद कर दिया है और ये नाव डूबने वाली है। नाउ द थिंग इज, ये नाव डूबेगी और डूबने पर ये दोनों ही जो बच्चे हैं ये डूब कर मर जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, और ये इन दोनों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब यहां पर मोरालिटी और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस ये कहती है कि इन दोनों को आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए कि इस नाव में छेद किसने करा है। इन दोनों को मिलकर इस नाव को रिपेयर करना चाहिए। और कुछ यही हो रहा है विश्व जगत में, जहां विकसित और विकासशील देश आपस में इस बात पर लड़ रहे हैं कि एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है। यानी कि वो देश जहां एक साइड आता है पश्चिमी ग्रुप, जहां पर बीते 200 से 250 सालों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, बेसिकली वो क्रांति हुई जिसने एक्सेसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को जन्म दिया। और दूसरी ओर वो देश थे, यानी कि भारत की कैटेगरी में आने वाले वो देश, जिन्होंने जैसे ही औद्योगिक क्रांति, यानी कि वो कोयला जिसे फर्नेस में डालकर विकसित देशों ने अपना विकास गेन करा था, जब उसी विकास को गेन करने की बात विकासशील देशों ने करी, तो अचानक से 1992 को अर्थ समिट के द्वारा चिल्ला चिल्लाकर यह कह दिया गया कि भाई प्रकृति गंदी हो चुकी है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, और इस विनाश को रोकने के लिए हमें औद्योगिकरण बंद करना चाहिए। यानी कि वो कोल जिसे फर्नेस में डालकर विकसित देशों ने अपना विकास गेन करा, जब यही कोल भारत या पूर्वी देशों की बारी आई कि हम भी ये विकास गेन करेंगे, सभी विकसित देशों ने चिल्लाना स्टार्ट करा कि हे प्रभु, प्रकृति का विनाश हो गया है, अब ये नहीं करना चाहिए। और यही वो होड़ थी जिसने एनकरेज करा विकासशील देशों को कि हमें भी विकास चाहिए, और ये विकास तभी मिलेगा जब हमारे पास या तो क्लीन टेक्नोलॉजी हो, और नहीं तो हमारे पास जो है वो धन हो इतना कि हम इसे अपने देश में बना सके। अब यहां ध्यान से समझिएगा, जब बात यह आती है कि भाई इस नाव में एक छेद है और ये नाव डूब रही है, और अगर ये दोनों आपस में लड़ें इस बात पर कि भाई क्लाइमेट चेंज किसने करा, तो ये बुद्धिमत्ता, ये इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन यहां पर एक गेम चेंजिंग एस्पेक्ट है।
अगर इस नाव को डूबने से बचाना है और उस छेद को रिपेयर करना है जिस छेद के कारण नाव डूबने वाली है, और यदि इसको रिपेयर करने का कोई कॉस्ट है, कोई कीमत है, तो वाई शुड द इनोसेंट वन यूज टू पे फॉर दैट? वो देश जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए अब तक कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, या फिर वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इमिटेड, जिसका उत्सर्जन विकसित देशों के द्वारा करा गया और उसी के आधार पर विकास गेन करा गया, जब उसके साइड इफेक्ट जनरेट होंगे तो उसके रिपेयर के लिए कॉस्ट विल बी पेड बाय द डेवलप्ड नेशन। उसकी कीमतें विकसित देशों के द्वारा ही पे करी जाएंगी। और आप बातें कितनी भी कर लें, याद रखें कि जब भी यह बात आएगी कि औद्योगिक क्रांति का एक बाय प्रोडक्ट था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, तो उस समय हमेशा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति को याद करा जाएगा। और इसी के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में जो जन्मा प्रदूषण है, उसी के लिए जब बात की जाएगी हमें रिपेयर करने की, क्लीन टेक्नोलॉजी की, तो वहां पर बेशक जन्म लेगा कार्बन क्रेडिट। और ये कार्बन क्रेडिट क्या है, तो मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो भाई एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि विकसित देश इस स्तर से ज्यादा की कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं करेंगे और विकासशील देश एक स्तर से ज्यादा की कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं करेंगे। अब यहां पर एक स्तर निर्धारित करा गया है। ये जो स्तर है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्सर्जित कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास उद्योग नहीं है। तो वो परमिशन जो विकसित देशों को मिल रखी है, उस परमिशन को, विकासशील देशों को जो परमिशन मिल रखी है, उस परमिशन को विकासशील देश विकसित देशों को बेच दिया करते हैं और उसके बदले धन ले लिया करते हैं, जिससे अपने देश में हरित ऊर्जा अर्थात क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके और जो देश विकसित हैं वो अपने विकास के लिए जिम्मेदार उद्योगों को कंटिन्यू चला सके। एक सिंपल सा डायमेंशन है कि भाई दोनों को अधिकार है बेसिकली इमिट करने का कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक स्तर तक की। और बस यहीं पर स्टार्ट होता है कार्बन क्रेडिट और यहीं पर एक स्टार्ट होता है एक बड़ा सा गेम जहां पर विकसित देशों को, विकासशील देशों को पैसा देने की जरूरत है क्लीन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। अब जरा इस बदमाश बच्चे को ध्यान से देखिए। इस इमेज से आप समझ पाएंगे कि जब कभी डेवलप्ड नेशंस को, विकसित देशों को ये पैसा देने की बारी आती है, तब अचानक से याद आता है कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है, ये अमाउंट बहुत बिग है। यूएनएफसीसी ने अपनी समिट में ये कहा, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस नॉट द बिलियंस। हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, बिलियंस की बात नहीं कर रहे। अमाउंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और कितना अभी हम अरेंज कर पा रहे हैं। तो यहां पर आर्टिकल में बताया गया कि जो अमाउंट अभी तक हमने देखा है वो बेयरली अराउंड 100 बिलियन है। मतलब जब पूरी क्षमता से अगर देश प्रयास करते भी हैं तो जो फंड रेज हो पाया है या हो पाएगा, ये जो है ये 100 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। और अगर मैं आपसे कहूं तो रिक्वायरमेंट कितने की है, तो रिक्वायरमेंट एस्टिमेट लगाया गया है, जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है फॉर क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा प्रति वर्ष हर साल आप इमेजिन करिए ये अमाउंट 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। और ये जो 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर है ये अप टू 2030 और उसके बाद 50 तक भी यूज होगा। यानी कि जो टारगेट इमेजिन कर रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस से पृथ्वी का तापमान नीचे रखना, यानी कि जो हमने ब्रेक ऑफ बना रखा है कि इस तापमान से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो जो तापमान है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम की वृद्धि को इंश्योर करना प्री इंडस्ट्रियल लेवल से इसे मेजर करा जाता है। अब अगर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान से पृथ्वी का तापमान ऊपर जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट आएंगे। और ये साइड इफेक्ट जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये साइड इफेक्ट दोनों को ही फेस करने होंगे, विकसित देश को भी और विकासशील देश को भी। दोनों ही देश इसके साइड इफेक्ट से प्ले करेंगे अपने आप को, गुजारेंगे अपने आप को। लेकिन द थिंग इज,
अगर इससे बचना है तो इसका कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो या फिर वो हाइड्रोजन एनर्जी हो या फिर हम आगे देखें तो जियोथर्मल इंजीनियरिंग हो या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो, कार्बन को कैप्चर करना हो, उसे अवशोषित करके प्रकृति से निकालना हो। इन सब की कॉस्ट अभी जो प्राप्त हो रही है, जिससे प्रयास करा जा रहा है कि निकट भविष्य में हम ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से अपने आप को उबार लेंगे, वो कॉस्ट अभी जो मिल रही है ये 100 बिलियन है, और जो रिक्वायर्ड है वो जैसा मैंने आपको बताया 6 ट्रिलियन है। अमाउंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और ये जो अमाउंट का डिफरेंस है ये खासा मैटर करता है जब हम क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम ये चर्चा करते हैं कि हमें जो है वो वर्ल्ड चाहिए है जिस वर्ल्ड में क्लीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, और हम बेहतर तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इससे डील कर पाए। अब जब इसके बारे में चर्चा होती है तब के केस में इंडिया का क्या स्टैंड है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो याद रखिए इंडिया ने हर बार इस चीज को जो है वो परफेक्टली वर्ल्ड के सामने लाया है दैट एटलीस्ट अगर डेवलप्ड नेशन उतना पे नहीं कर सकते जितना रिक्वायर्ड है, तो फिर इंडिया ने इस यूएनएफसीसी की जो लास्ट समिट थी, 26 समिट की मैं बात कर रहा हूं, उस समय 6 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर है, इस यूएस डॉलर की अपेक्षा अगर ये देश, विकसित देश ये पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में इंडिया ने प्रपोज करा था एटलीस्ट 1 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर हैं, ये एटलीस्ट हर साल रेज करे जाएं विकसित देशों के द्वारा। अगर ये फंड रेज होता है तो डेफिनेटली इस क्लाइमेट चेंज की रेस में कहीं ना कहीं ह्यूमंस अपने आप को फॉरवर्डेड फील करेंगे। आई होप भारत का ये जो सुझाव है ये आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायमेंशन जरूर दिखाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं इनमें एडमिशन अभी ऑन है, और ये जो एडमिशन है ये 29 मार्च की डेट से स्टार्ट होने वाले बैचेस के लिए अवेलेबल है। अगर आप 29 मार्च के इस शाम के यानी कि 6 PM शार्प ये बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन बैचेस में अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू के फाउंडेशनल बैचेस में जो आपको एब्सोल्यूट तैयारी कराएगा प्री, मेंस और इंटरव्यू की, अगर आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मार्च के महीने का ये 3rd बैच है, और इस बैच के साथ आप अपनी जर्नी को क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड मैनर में प्ले कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।